नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और उसी क्रम में एक और कदम आप मेरे साथ बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप सबकी जो सबसे ज्यादा डिमांड थी उसी डिमांड को पूरा कर रहे हैं। वैसे मैं भी कोचिंग में पढ़ा हुआ हूं और मुझे याद है हम अक्सर हमारे गुरुजी जो के पीछे पड़े रहते हैं कि सर ये करवा दो वो करवा दो, और पैसे देकर भी उस चीज के लिए हमें पीछे भागना पड़ता रहता था। लेकिन हमारे इस परिवार की एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर हम छात्र केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। आपकी जो ज्यादा डिमांड होती है हम उसी पर चर्चा करते हैं। तो आपकी सबसे ज्यादा जो सिलेबस चेंज होने के बाद, यानी जो रीट 2022 का सिलेबस बदलने के बाद जो सबसे ज्यादा चाहत थी, उस चाहत को पूरा करने का प्रयास आज से हम शुरू करते हैं। तो आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम। रमेश शर्मा जी, मनोज भाई, कुलदीप सिंह गिल जी कैसे हैं आप? सुप्रिया सैनी जी, सुशीला जी स्वागत आपका, मनु जी, लक्ष्मी जी, टेनू जी, बाबू जी एंड कमलेश जी और बाकी सारे हमारे इस परिवार के सदस्य, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस सेशन में जब आप अध्ययन करते हैं, इस परिवार के साथ आप अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर आपसे किसी प्रकार का कोई भी शिक्षा शुल्क जो है वो नहीं दिया जाता है। हमारा ये मानना है कि जो है वो अगर यूट्यूब ये सारी चीजें हमें फ्री दे रहा है तो वो चीजें आप तक भी फ्री पहुंचे। लेकिन हम बस छोटा सा आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपको लगे कि जो कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहे हैं, जो डाटा हम आपके लिए लेके आते हैं, वास्तव में वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप जैसे ही बहुत सारे अनेक बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं, जो अपने घर पर बैठकर विकट परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हैं, जो इतने सक्षम नहीं है कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाकर वो पैसा देकर वहां अध्ययन कर सके। तो आप इस सेशन को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आप सब, और आज का जो टाइम है, आज का जो युग है वो सोशल मीडिया का युग है, तो इसका उपयोग करते हुए इन क्लासों को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर जो है करिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। कुलदीप सैनी जी कैसे हैं आप? चलिए करते हैं शुरुआत। जैसा कि हमने कल आपको कहा था कि हम कल से जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, और आज वो कल आ गया है, क्योंकि हमारा कल वही होता है जो हम कल कहते हैं। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप रीट 2022 की भी तैयारी कर रहे हो, तो इन तीनों ही एग्जाम के लिए ये जो सेशन है वो महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि यहां हम जो पढ़ेंगे वो आपके हर प्रकार के एग्जाम में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यहां हम आज शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी जो 2021-22 में चल रही है, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी चल रही है, उसी क्लास 6 का हमारा अतीत जो है उसके वन लाइनर क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, और एवरीडे इसी टाइम 8:30 बजे ये क्लास होगी। अब यहां से आप वन लाइनर पढ़ोगे, इसके बाद भी ऐसा है कि कंफ्यूजन तो बहुत सारे बच्चों के मन में रहेगी। देखिए, मेरी जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 6 से निकाल के लेके आया हूं, शुरू के 3 चैप्टर के, है ना। आज हम शुरू के 3 चैप्टर के जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर भी मैं आपसे यह कहूंगा कि एक बार आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके पास एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक भी होगी, और आप प्रयास कीजिएगा कि आप खुद एक बार एनसीईआरटी कक्षा 6 का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर पढ़ें, और फिर देखें कि हमने जो आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, क्या वो क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन और भी बनते हैं क्या,
ना मैं ये कहना चाहता हूं आपसे सीधा सीधा कि देखिए, मैंने मेरी जो समझ थी, मेरी जो बुद्धि थी, या मेरा जो दृष्टिकोण था, मुझे जो लगे कि ये क्वेश्चन मोस्ट है वो मैं लेके आया हूं। हो सकता है मानव है कुछ रह गया हो, तो आप ये काम मेरे लिए करना कि कल आप पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ना, फिर इस पीडीएफ के साथ उसको मैच करना और ये बताना कि इनके अलावा कोई और क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, ताकि हम उस पर और ज्यादा ध्यान दे सके। ये आपसे फीडबैक चाहिए और इस सेशन को आपको शेयर तो करना ही है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज पहला ही सेशन है, तो श्री गणेश करते हैं आज के सेशन से। और अगर आप हमारे इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, अर्थात अगर आप राजस्थान एग्जाम मंत्रा परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, तो इस परिवार के सदस्य बन जाइए, क्योंकि ये परिवार आपका ही है। और इस परिवार का सदस्य बनने के लिए आपको बस यहां बेल आइकन पे क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन जो है वो आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। इन सारे सेशन की पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो कहां मिलेगी, ये टेलीग्राम चैनल है हमारे, दो हमारे टेलीग्राम चैनल है। इन दोनों में से किसी भी चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ऑफिशियल चैनल का लिंक ये है, और चाहे तो आप बार कोड से स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप ये रीट नगर का, हमारा रीट नगर नाम से अगर सर्च करोगे तो भी ये बार कोड लगा के सर्च करके आप जो इन चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको बिना किसी शुल्क के ये सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। आपको किसी प्रकार का कोई भी इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, पहला चैप्टर आपके सामने रख रहा हूं। मैंने क्या किया है कि ऐसे नहीं रखा है कि ये चैप्टर फर्स्ट है, ये चैप्टर सेकंड है, ये चैप्टर थर्ड है। क्लास 6 का सारा डाटा आपको एक साथ मिल जाएगा। आज हम, क्योंकि पहली क्लास है, तो शुरू के जो 3 चैप्टर है, पहला चैप्टर कक्षा 6 का, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, इन तीनों चैप्टर की हम आज जो है वो बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज के इस सेशन का देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप समझने का प्रयास करना थोड़ा सा कि आरंभिक लोग किस नदी के किनारे रहते थे। तो आरंभिक लोगों का अर्थ क्या है यहाँ पर, जब सभ्यता शुरू हुई थी भारत में, तो प्रारंभिक जो लोग थे वो कौन सी नदी के पास रहा करते थे, तो वो रहा करते थे नर्मदा नदी के किनारे पर, ठीक है। आरंभिक लोग किस कार्य में कुशल थे, जो जंगली लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो कौन सा कार्य अच्छे तरीके से कर सकते थे, तो वो उस टाइम जो थे वो एक कुशल संग्राहक थे। यानी वो क्या करते थे, जनरली जंगल से शिकार करते थे और उसको इकट्ठा करते थे, ताकि जब शिकार अवेलेबल ना हो तो वो उसको भोजन के रूप में उपयोग कर सके। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन बनता है इसी पहले चैप्टर से, वो बनता है कि 8000 वर्ष पुराने गेहूं तथा जौ फसल के उत्पादन की जानकारी कहां से मिलती है। यानी 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ की जो फसल है वो कहां पर जो है वो पैदा की गई थी। तो इसका उत्तर होता है उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, जो विशाल प्राचीन भारत है। मैंने जब डिटेल सेशन करवाया था एनसीईआरटी कक्षा 6 का, तो मैंने पूरा मैप आपको दिखाया था। अगर आपको मैप में समझना है तो उस डिटेल सेशन में जाके आप समझ सकते हैं। जो पुराना विस्तृत भारत है ना, अभी का भारत नहीं, पुराने वाला जब पाकिस्तान वगैरह सब एक ही था, तो इस क्षेत्र में यहां पर जो है वो पहाड़ियां थी जिनका नाम था सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। और इन पहाड़ियों के अंदर सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल का जो है वो उत्पादन किया गया। अभी पढ़ा रहे हैं सुमी रावत जी, अभी पढ़ा रहे हैं, 8:30 बजे सेशन शुरू ही किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना आपका कि यहाँ के निवासियों ने किन पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। देखिए, मानव नर्मदा नदी के किनारे इकट्ठा हुआ, यानी बसा, और यहाँ पर बसने के बाद उसने वस्तुओं का संग्रह करना शुरू किया। इसके बाद इसने जो है वो गेहूं और जौ की फसल का उत्पादन शुरू किया। इसके बाद इसने जो है वो कुछ जानवरों को पालना शुरू किया, जिसमें भेड़, बकरी, गाय, बैल, इन जानवरों को इन्होंने पाला। लेकिन यह भी याद रखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मानव ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया, तो वो सबसे पहला जो जानवर था वो था कौन सा, कुत्ता। कुत्ते को सबसे पहले जो है वो पालतू बनाया गया था, कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। यह भी बात आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा के अंदर। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो अभी अभी हमारे विद्वान साथी इस क्लास में आए हैं, उनको बता देता हूं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी क्लास 6 जो नया सिलेबस है
2021-22 का, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या पढ़ रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या बनता है कि 8000 वर्ष पूर्व लोग जहां रहा करते थे उन स्थानों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, गांव कहा जाता था। यानी छोटे छोटे जो कबीले बने हुए थे वो क्या कहलाते थे, गांव कहलाते थे। ठीक है, गांव में रहा करते थे लोग। कृषि का विकास कहां हुआ, कृषि का जो विकास हुआ था वो कहां हुआ था, तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर भारत में कृषि का जो है वो क्या हुआ, विकास होता है। किसका विकास होता है, कृषि का विकास होता है। भारत में सबसे पहले कृषि का विकास कहां हुआ, तो आपसे पूछा जाए तो गारो तथा भारत में विंध्यन जो पहाड़ियां हैं, विंध्यन जो पर्वतमाला है, जिसमें हमारे राजस्थान के अंदर जो गागरोन का दुर्ग है वो भी विंध्यन पर्वतमाला में ही आता है। तो वहां के आसपास के क्षेत्रों में सबसे पहले कृषि का कार्य जो है वो प्रारंभ होता है। इसके बाद चावल सर्वप्रथम कहां उपजाया गया, यानी सबसे पहले चावल की जो खेती है वो कहां पर हुई, तो चावल की जो सबसे पहले खेती हुई थी वो भी विंध्यन पर्वत के उत्तर दिशा में हुई थी, विंध्यन पर्वत के उत्तर दिशा में हुई थी। गंगा और उनकी सहायक नदियों के तटवर्ती किनारों पर नगरों का विकास कब हुआ। मैंने ये प्रयास किया है कि ये सेशन देखने के बाद, यानी कक्षा 6 to 10 हम करेंगे यहां पर, क्योंकि यही कहा गया है कि कक्षा 6 से 10 पढ़ना है। तो मेरा प्रयास है जिस तरीके से 2021 में हमने आरबीएससी की पुस्तकों को किया था, वैसे ही कि अगर आप ये वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 2 से 3 बार, तो आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उनकी तरफ देखना भी नहीं पड़े। इसीलिए मैंने इस सेशन की शुरुआत में आपसे क्या कहा था कि आप पहले 2 चैप्टर देख लीजिए, वेरिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि देखिए मेरा मानना यह है कि किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। मेरा ये पर्सनल मानना है कि किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे मैं हो या किसी और पर। मैं ये कह रहा हूं मुझ पर भी मत करो। इसीलिए पहला 1 और 2 नंबर चैप्टर पढ़ लीजिए और पढ़कर आप उसको मिलाइए कि कहीं कुछ और बचता है कि नहीं बचता। अगर आप ये काम करेंगे और फिर आकर मुझे फीडबैक देंगे तो इससे मेरा भी मोटिवेशन जो है वो बढ़ेगा। तो ऐसा काम आप जरूर कर सकते हैं, ये मेरा प्रयत्न है। गारो तथा मध्य भारत के विंध्यन, गारो जो है पहाड़ी क्षेत्र है एक। गंगा और उनकी सहायक नदियों के तटवर्ती किनारों पर नगरों का विकास कब हुआ, तो 2500 वर्ष पूर्व जो है वो गंगा और उनकी सहायक नदी, गंगा जो नदी है और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके तटों पर जो है वो क्या हुआ, नगरों का विकास होता है 2500 वर्ष पूर्व। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर कब फूले फले, कब फूले फले, तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व। सिंधु और उनकी सहायक नदी, देखिए यहां जम्मू कश्मीर से इधर पाकिस्तान की तरफ एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी है। और इस सिंधु नदी के किनारे ही आपको पता है कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ था। तो यहां इस नदी के किनारे जो ये नगरों का विकास हुआ वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ। एक क्वेश्चन तो ये पढ़ा है हमने। दूसरा, जो भारत के अंदर यहां से जो गंगा नदी बहती है, इस गंगा नदी के किनारे यहां इसकी जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का बसावट हुई, जो नगरों का विकास हुआ, वो कब हुआ, तो ये हुआ 2500 वर्ष पहले, यानी 2500 वर्ष पहले। तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं, ये 2 क्वेश्चन है जो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। इसके बाद देखिएगा अपने देश के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। एनसीईआरटी में यह कहा गया है कि भारत के लिए जो शब्द उपयोग किया गया वो कौन सा प्रयोग किया गया, इंडिया और भारत जो है शब्द का उपयोग किया गया, इंडिया एंड भारत। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है,
इंडिया जो शब्द है, इंडिया शब्द जो आया है वो कहां से आया है? तो इंडिया जो शब्द है वो इंडस शब्द से निकल कर आया है। कहां से निकल कर आया है? इंडस शब्द से निकल कर ही क्या आया है? इंडिया शब्द आया है। क्या है? इंडिया शब्द इंडस से निकल कर आया है। और इंडस जो शब्द है, इंडस शब्द जो है वो संस्कृत के, इंडस शब्द का अर्थ संस्कृत में सिंधु होता है। यानी इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इस इंडिया से बना है, इंडस से बना है इंडिया। और 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले जो ईरानी और यूनानी थे, जो ईरानी और यूनानी जो लोग थे, इन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदू। इन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदू कहा, तथा इसको इंडोस भी कहा। यानी आज से 2500 वर्ष पहले ये मान लीजिए भारत था, और इस भारत में इधर इस दिशा से ईरान के लोग और यूनान के लोग भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से, भ्रमण के उद्देश्य से आए। और यहां आपको पता है कि एक नदी बहती थी जिसका नाम क्या था? सिंधु नदी था। और इस सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा? इस सिंधु नदी को ये क्या कहते थे अपनी भाषा में? इसको जो है वो ये हिंदू नदी कहते थे, है ना। और साथ में ही इसको कभी कभी इंडोस भी कह देते थे। क्या कह देते थे? इंडोस भी कह देते थे। और इस सिंधु नदी के इस ओर, इस सिंधु नदी के पूर्व में, इस सिंधु नदी के पूर्व के अंदर जो लोग रहते थे, इनको ये क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। इनको क्या कहते थे? ये हिंदू कहते थे। इस तरीके से भारत का नाम हिंदू, हिंदुस्तान, इंडिया ये नाम पड़े। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित प्रदेशों को क्या कहा गया? तो इंडिया कहा गया। इंडोस नदी के पूर्व में जो लोग रहते हैं वो इंडिया वाले हैं। ठीक है। इसके बाद उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? उत्तर पूर्व में रहने वाले जो एक समूह था, भारत में एक कबीला था जिसका नाम था भरत कबीला। क्या नाम था? भरत नाम का कबीला रहा करता था यहां पर। और इसी भरत के नाम पर हमने बचपन में हमें यह बताया गया था कि भरत नाम के राजा के नाम पर ही भारत का नामकरण जो है वो क्या हुआ? भारत हुआ। तो भरत उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? भरत किया जाता था। और उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? कहां से ये पता चलता है कि इन्हें भरत कहा जाता था? तो ये जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से। बताओ, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो दिल खोल के एक बार शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। आ रहा है समझ में? और कुछ बच्चे जो कॉल करते हैं, प्लीज कॉल आप करें। कब करें कॉल? 12 से लेकर और 1 बजे तक कॉल कर ले आप, ठीक है। या फिर शाम को कर ले आप 4 बजे के बाद। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है। अतीत की जानकारी के लिए स्रोत कौन कौन से हैं? यानी हमें अतीत यानी इतिहास की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो पांडुलिपि से प्राप्त होती है, लिखित स्रोत से प्राप्त होती है, अभिलेखों से प्राप्त होती है और पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है। इन 4 तरीके के जो साधन हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं? इतिहास को जान सकते हैं, इतिहास को समझ सकते हैं, इतिहास को सीख सकते हैं। नरेंद्र जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। कैसे हैं आप? इसके बाद देखिएगा पांडुलिपि क्या है।
पांडुलिपि को इंग्लिश में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द मेनू से बना है। किससे बना है? मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ अर्थ होता है। पांडुलिपि अर्थात मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लिश, ये इंग्लिश का शब्द बना है लैटिन के मेनू से, और जिस मेन्यू शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है हाथ। ठीक है। इसके बाद देखिएगा नरेंद्र जी, इसके बाद देखिएगा पांडुलिपियां कैसे तैयार की जाती थी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांडुलिपि को तैयार करने में जिस वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता था वह वृक्ष कौन सा है, और वह वृक्ष भारत में मुख्य तौर पर कहां पाया जाता था? बार बार एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट करेंगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा भैया। तो ये हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़, क्या है पेड़ का नाम? भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यानी हिमालय क्षेत्र के अंदर एक भुर्ज नामक वृक्ष होता था। मिस्टर परफेक्ट बार बार कमेंट ना करें, आपसे निवेदन रहेगा ये। इस भुर्ज की छाल से विशेष टेक्निक के माध्यम से भोजपत्र बनाया जाता था, और इस भोजपत्र पर लिखा जाता था, क्योंकि उस समय कागज नहीं था और लिखने का कोई साधन नहीं था, तो भोजपत्र के ऊपर हाथ से लिखा जाता था। भुर्ज नामक पेड़ से यह भोजपत्र बनता था। आपको अगर याद है, आप दक्षिण भारतीय मूवी देखते हो, तो दक्षिण भारत की जो मूवी है वहां पर आप देखोगे तो वहां आज भी पातल में भोजन किया जाता है। पातल, जो बड़ के पत्ते होते हैं उनको जोड़कर एक थाली बनाई जाती है, और वहां के लोग नीचे बैठकर, धरती पर बैठकर उस थाली के अंदर भोजन करते हैं। पातल कहते हैं उसको। और अगर आप देखोगे तो दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो शिक्षा में हमसे आगे हैं, टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे हैं, और वास्तव में अगर वास्तव में भारत की संस्कृति का अगर कहीं आपको असली रूप देखना है, अगर हिंदू संस्कृति का आपको असली रूप देखना है, तो वो दक्षिण में ही मिलेगा आपको, जहां आज भी लोग पातल पर नीचे बैठकर खाना खाते हैं। और हम 4 किताबें पढ़ लेते हैं और अपने आप को मॉडर्न सोसाइटी का समझते हैं, और फिर घर पे डाइनिंग टेबल लगाते हैं, फोन चलाते चलाते, टीवी देखते देखते भोजन करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो हम कुछ अभी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, जब आपके पास इतनी पावर आ जाए कि आप संस्कृति में या इन रीति रिवाजों में बदलाव करें, तो फिर से हमें अपनी भारतीय संस्कृति की ओर जाना है। ठीक है, भविष्य की योजना बनाएं आप। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने आता है कि इतिहास में लिखित स्रोत इतिहास में कौन कौन से हैं? तो महाकाव्य, कविताएं, नाटक आदि। नाटक संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे मिले हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतिहास को जानने के जो लिखित अभिलेख मिले हैं, इनकी भाषा क्या है? इतिहास को जानने के जो लिखित अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, उसकी भाषा क्या है? तो वहां के जो नाटक है वो संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल भाषा में। अतीत की जानकारी के लिए स्रोत अभिलेख कौन से हैं? तो पत्थर अथवा धातु इत्यादि पर उल्लेखित होते हैं। ये अभिलेखों में शासकों के आदेश होते हैं। ये जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, इनमें क्या होता है? जनरली कोई राजा के द्वारा दिए गए आदेश होते हैं, प्रशंसा होती है, प्रश्नावली होती है, कार्यों का विवरण होता है। पुरातात्विक साक्ष्य, पत्थर और रेत से बनी इमारतें, चित्र, मूर्तियां आदि के अवशेष, बर्तन, सिक्के, मोहर, औजार, आभूषण पुरातात्विक साक्ष्य है।
जब किसी स्थान पर खुदाई की जाती है तो वहां उस समय के मिट्टी के बर्तन, आभूषण और तरह तरह की उस समय में यूज करने वाली जो सामग्रियां हैं वो हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कहां की गुफाओं से राख के साक्ष्य मिले हैं। बहुत ही प्यारा मोस्ट क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है ये। कहां की गुफाओं से हमें राख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो करनूल की गुफा से, कुरनूल की गुफा से हमें राख के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहां की पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं? यानी कहां के पुरास्थल से, पुरास्थल यानी प्राचीन स्थल जहां उत्खनन होता है, हमें शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं और उस अंडे के छिलकों पर चित्रांकन किया गया था। तो महाराष्ट्र के अंदर एक स्थान है पटने नामक स्थान से हमें इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जहां हमें शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं और उन अंडों का जो बाहरी कवर है अर्थात अंडों का जो छिलका है, उस छिलके पर हमें क्या मिला है? चित्रकारी का अवशेष मिला है। और साथ ही साथ यहां से हमें मन के भी प्राप्त हुए हैं, मन के मोती। इसके बाद मध्य पाषाण युग किस समय को कहा जाता है? यानी कौन सा समय है जिसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है? तो 12,000 से लेकर और 10,000 साल पहले का जो समय है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 12,000 से लेकर और 10,000 वर्ष का जो समय काल है, इसे हम मध्य पाषाण काल की संज्ञा दे सकते हैं। और इसके बाद चर्चा करते हैं कि नव पाषाण काल युग का आरंभ कब से हुआ? तो 10,000 वर्ष पूर्व जो है वो नव पाषाण काल युग प्रारंभ हुआ। आप सब जानते हैं कि मानव एक समय था जब जंगलों में रहा करता था और पत्थरों की चट्टानों पर सोता था, पत्थरों के हथियारों से शिकार करता था, पत्थरों के साथ उसका गहरा संबंध था। और यही जो समय है वो क्या कहलाया? पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के नाम से बांटा गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों पर आप जो हो ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं के राम सैनी कह रहे हैं कि सर आप अपनी ऑनलाइन क्लास का टाइम टेबल प्रोवाइड करवा दो टेलीग्राम पर, जिससे सही टाइम पर हम आ सकें। तो हमारा टाइम निश्चित है सैनी भाई, सुबह सैन के राम सैन सुबह 8:30 बजे हमारी सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास होती है। इसके बाद 11 बजे सीडीपी की डिटेल क्लास होती है और फिर 3 बजे एक क्लास और हम शुरू कर रहे हैं जो अभी नहीं कर पाए हैं। और फिर जो चौथी क्लास है वो रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे होती है। ये टाइम बिल्कुल फिक्स है, इसी टाइम पर क्लासें होती है, तो आप इस टाइम को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गेहूं, जो भेड़, बकरी, मवेशी आदि कहां से प्राप्त हुए हैं हमें? यानी गेहूं के अवशेष, जौ के अवशेष, भेड़, बकरी, मवेशियों के अवशेष मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान में ये है, जो मेहरगढ़ है वहां से हमें ये सारे साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। और मेहरगढ़ वर्तमान में कहां चला गया है? पाकिस्तान में चला गया है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े आदि के जो अवशेष है वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कोल्डी हवा नामक स्थान है एक, और ये स्थान अभी कहां पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश के अंदर। कोल्डी हवा नामक जो स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहां से हमें चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं और जानवरों की हड्डियों के अवशेष भी यहां से हमें जो है वो क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो देखिए आपके सामने आता है वो आता है कि चावल, मवेशी के अवशेष कहां से मिले हैं हमें? तो चावल और मवेशी के, देखो चावल और जानवर की हड्डियां, चावल और मवेशी ये हमें मिले हैं महागढ़ा। महागढ़ा जो स्थान है ये भी कहां पर है? यूपी के अंदर है। कहां पर है महागढ़ा? यूपी में है। इसके बाद गेहूं और दलहन, दलहन यानी दाल, दलहन का अर्थ क्या होता है? दाल। गेहूं और दलहन के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो गुफ्क्रॉल
नामक स्थान है कश्मीर में। कहां है ये? कश्मीर में स्थित है। तो क्वेश्चन, ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें नहीं हैं। इन लाइनों को निकालने के लिए घंटों पढ़ना पड़ता है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की जब पढ़ी जाती है तब ये लाइनें निकल के आती है बाहर। तो वो समय आपका बर्बाद, हालांकि समय बर्बाद कभी नहीं होता है, समय यूज ही होता है, लेकिन वो समय आपका बच जाए इसीलिए हमने आपके लिए ये निकाल दिया है। तो हम आपसे ये चाहते हैं कि केवल पीडीएफ डाउनलोड करके बैठ मत जाना, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करो। और मैं ये चाहता हूं कि रजिस्टर लेके बैठो आप। अगर आप चाहते हो कि रीट के मुख्य पेपर में आपका सिलेक्शन हो जाए तो रजिस्टर डाल लो, एक रजिस्टर ले आओ कल। जितना क्वेश्चन आप साथ साथ लिख सकते हो उतना साथ साथ लिख लो, वरना साथ साथ जो रह जाता है लिखना उसको पीडीएफ से डाउनलोड करके लिखो। वास्तव में अगर आप चाहते हो कि आपका रीट में सिलेक्शन हो जाए मुख्य और प्री में, तो इतना काम आप कर लो। देखो मैं तो आपको पीडीएफ भी दूंगा, लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि आप एक रजिस्टर लेके आए, पेन आपके पास हो और आप ये सारी की सारी चीजें लिखें, अगर आपको वास्तव में अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है तो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद्वान साथियों कि गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी आदि के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बुर्सहोम। बुर्सहोम जो स्थान है वो आधुनिक कश्मीर के अंदर है, और यहां से कश्मीर में एक स्थान है मांडा, यहां से भी हमें काफी अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से हमें एक ऐसी कब्र प्राप्त हुई है, उस कब्र में एक कुत्ते को इंसान के साथ दफनाया गया है, यानी सामूहिक कब्र प्राप्त हुई है हमें यहां से। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है यह है कि गेहूं, हरे चने, जो भैंस, बैल आदि के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद नामक जो स्थान है वो कहां पर है? बिहार में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरे चने के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? चिरांद कहां है? बिहार में। इसके बाद देखिएगा कि ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर आदि के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो एक स्थान है हल्लूर। क्या नाम है स्थान का? हल्लूर। ये जो हल्लूर है वो आंध्र प्रदेश में है, यहां से हमें ज्वार, बाजरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछने वाला आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ज्वार बाजरे के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? और पहला ऑप्शन आ जाएगा राजस्थान। तो याद रखेंगे, हम तो राजस्थान के हैं, राजस्थान कर देंगे, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सर्वप्रथम जो ये जो अवशेष हमें एनसीईआरटी कह रही है वो कहां से प्राप्त हुए? हल्लूर नामक स्थान है आंध्र प्रदेश से, वहां से हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर आदि के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो पेथमपल्ली, यह भी स्थान कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। बुर्सहोम में किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बुर्सहोम से हमें गर्त आवास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गर्त है ना, कहते हैं ना कि अगर हम काम नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे तो गर्त में चले जाएंगे। मीन क्या है? गर्त में जाने का अर्थ है कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर है वहां पर लोग, ये जो भूमि है, इस भूमि के नीचे खड्डा खोद कर और इस खड्डे के अंदर जो है वो रहा करते थे, और इससे इसी तरीके के निवास को क्या कहते हैं? गर्त आवास कहते हैं। यानी आजकल हम अंडरग्राउंड बनाते हैं ना अपने घरों पर, अपने दुकानों में अंडरग्राउंड बनाते हैं, तो ये अंडरग्राउंड वाला यानी जो भूमि के नीचे निवास स्थान होता है, ये केवल 3 पाठों का सार है नरेंद्र सिंह चौहान जी, एनसीईआरटी क्लास 6 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का 3 चैप्टर का सार है। कल हम 4, 5, 6 चैप्टरों का सार करेंगे, आज केवल 3 चैप्टर का ही सार हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। गड्ढे में रहना,
विक्रम शर्मा जी भादरा से, कैसे हैं आप? अगर आपको सेशन अच्छा लगे और अगर आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है? क्योंकि आपकी यही मोटिवेशन है जो हमें ये काम करने के लिए मोटिवेट करती है। तो थोड़ा सा आप हमें मोटिवेट करते रहिएगा। हमें इस परिवार को अभी और बड़ा करना है, अभी इस परिवार को और बड़ा करना है और आप सबका रीट में सिलेक्शन होना ही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने आता है यह है कि कहां से सबसे पहले जौ और गेहूं उगाने तथा भेड़ बकरी पालन करने के प्रमाण मिले? कहां से हमें सबसे पहले जौ और गेहूं उगाने के तथा भेड़ बकरी पालन करने के एविडेंस मिले हैं? तो ये सारे एविडेंस हमें बलोन दर्रा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के इलाके में एक स्थान है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ कहां पर है? बलोन दर्रा, बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर है ये। तो मेहरगढ़ के अंदर हमें ये सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां की कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था? तो मेहरगढ़ के अंदर जो हमें कब्र मिली है उसमें मानव के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। अब आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं बताओ? आप पहले तो ये देखिए कि आपके पास जो बुक है वो एनसीईआरटी है कि नहीं है, और कौन सा पर्सन आपको नहीं मिल रहा है। अब देखिए कि आप कह रहे हैं नरेंद्र जी कि मैं बुक लेके बैठा हूं और मुझे पर्सन मिल नहीं रहे हैं, तो सोचिए मैंने भी तो उसी बुक से एक एक पर्सन निकाल के आपके सामने रखा है। ये तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए उस पुस्तक को, आपको एक भी क्वेश्चन उस बुक से बाहर नहीं दिखेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं है जो बुक से बाहर है। एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा नरेंद्र जी। मानव के बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई थी 12,000 वर्ष पहले, यानी मानव ने बसने का अर्थ क्या है? एक निश्चित स्थान पर रहना कब शुरू किया था? मानव ने एक निश्चित स्थान पर रहना कब शुरू किया था, यानी घर बनाकर बसना कब शुरू किया था? मानव ने 12,000 वर्ष पहले यह कार्य शुरू हुआ था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो मैं इस बात की पूर्ण जिम्मेदारी ले रहा हूं। ये कोई क्वेश्चन मैं कोई बुक से कॉपी करके नहीं लेके आया हूं। आपको मार्केट में एक सिंगल बुक भी नहीं मिलेगी ऑल ओवर इंडिया में जहां आपको ये क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं। लेकिन एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ो, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये बुक पढ़ो। कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, 3 चैप्टर आप पढ़ना पूरा ध्यान से। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो एक दिन हम आपको कल के दिन मैं आपके एक तरफ एनसीईआरटी बुक खोलूंगा यहां पर और एक तरफ ये क्वेश्चन रखूंगा और फिर आपको एक एक लाइन उस बुक की दिखाऊंगा कि देखो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, एक एक लाइन आपको मैं बढ़ाऊंगा। ये सारी की सारी जो डाटा है वो एनसीईआरटी 2021-22 के हैं, एनसीईआरटी 21-22 के जो राजस्थान में भी लागू है। ठीक है, और ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ 8,000 साल पहले। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मुख्यतः कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है ये, निकाल लो चैप्टर नंबर 3। अगर आपके पास बुक है अभी
अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है अभी तो चैप्टर नंबर 3 निकालें आप और देखिए, उसमें आपको दिखेगा। ये है चैप्टर नंबर 3 आपके पास? देखिए, क्वेश्चन बुक से ही बने हैं सारे, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे आप चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। एक भी लाइन देखो, अब ऐसे क्वेश्चन तो बनाए गए हैं कि हड़प्पा के नगर कितने भागों में बंटे हुए थे, बंटे हुए हैं। अब बुक में तो ऐसा नहीं लिखा है, बुक में तो केवल ऐसे ही लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे पढ़ाने का फिर मजा नहीं आता। पहले आज मैं 2-3 चैप्टर करवा रहा हूं, पहले आप कल बुक पढ़ना, कल शाम को मुझे आके बताना कि ये सारे क्वेश्चन बुक में है कि नहीं है। अगर है तो पढ़ाऊंगा, वरना पढ़ाऊंगा नहीं आगे। क्योंकि जब आपको बुक में ये क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे, आपके मन में तो कहीं ना कहीं ये डाउट रह जाएगा ना कि यार कहां से पता नहीं बुक क्वेश्चन उठा के लाए हैं, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं ऐसे। तो अगर आपका ऐसे लगे कि नहीं है तो आप मुझे बताना, मैं यहां पर आपके सामने सिद्ध करूंगा कि देखिए ये पुस्तक है, ये चैप्टर है और ये लाइनें वैसे उठाई गई है। ध्यान से पढ़ना आप। तो हड़प्पा नगर को कितने भागों में बांटा गया है? इसको 2 या 2 से अधिक नगरों में बांटा गया है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने बनाए हैं सारे, उत्तर सारे के सारे आपकी बुक में है। ऐसे कैसे क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे आपको। देखिए, हड़प्पा के अंदर नगर को 2 भागों में बांटा गया है, 1 और 2। एक में जो शासक वर्ग है वो रहता है और दूसरे में जो सामान्य लोग हैं वो रहते हैं। कुछ नगरों को 3 भागों में बांटा गया है। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के अंदर जो नगर प्राप्त हुए हैं उनको 2 या 2 से अधिक भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? आपको बताता हूं, चैप्टर खोलिए आप 3 नंबर। देखो ये चित्र भी है आपकी बुक में, आपके बुक में ये चित्र सहित दिया गया है। अगर आप अभी इस बुक को खोलते हैं तो चित्र सहित चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको यह बात बताई गई है विशाल स्नानागार की। चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखिए, आप पेज नंबर निकालिए, 26 नंबर पेज निकालिए और उसमें ये विशाल स्नानागार की पिक्चर भी दी गई है। महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। देखिए, भवन, नाले, सड़कें हैं, उसके ऊपर महान स्नानागार के चित्र दिए गए हैं। ये सारी लाइन आपकी बुक से ली गई है। और क्या लिखा है कि नगरों में घर, इन नगरों के घरों में आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते हैं। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते हैं। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार होते हैं और कुछ घरों में कुएं भी होते हैं। ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, कक्षा 6 की बुक में। किन नगरों से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। कौन से नगरों में भंडार गृह के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में हमें स्टोर रूम, भंडार गृह, स्टोर रूम के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के भवन, नाले और सड़कें, घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते हैं। आंगन के चारों ओर कमरे होते हैं। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार या कुएं होते हैं। ये लाइन मैंने अभी पढ़ी है, पेज नंबर आपको बताया ना 26 नंबर, अभी ये लाइन पढ़ी और ये क्वेश्चन के रूप में आपके सामने है।
इसके बाद देखिएगा नालियां ढकी हुई होती है यहाँ की, जिसमें घरों के नाले जोड़े जाते हैं और जगह जगह पर मेन होल बने होते हैं। मेन होल किसे कहते हैं? आप अगर जैसे महानगरों में जाते हो तो जो नालियां होती है वो सड़कों के नीचे होती है, और सड़कों के नीचे होती है तो बीच बीच में ऐसे मेन होल बने होते हैं जहां से घुसकर अंदर जो है वो क्या की जाती है, सफाई की जाती है। चेंबर भी कहते हैं इसको आप। हड़प्पा के शिल्पकार अधिकतर जो है वो पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं का उपयोग करते थे। इसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता में सबसे आकर्षक जो वस्तुएं हैं वो क्या है? तो सबसे आकर्षक वस्तुएं हमें क्या मिले हैं? मनके, फलक, और ये क्या था यहाँ पर, ये शब्द गलत हो गया, इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। हड़प्पा के लोग जो पत्थर की मोहरें बनाते थे उस पर किसके चित्र बने होते थे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हड़प्पा से जो आपको पत्थर की मोहर प्राप्त हुई है, स्टैंप जो प्राप्त हुई है, उन स्टैंप पर क्या प्राप्त हुआ है? जानवरों के चित्र बने हुए प्राप्त हुए हैं। किसके चित्र बने हुए प्राप्त हुए हैं? जानवरों के चित्र बने हुए प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन पर किस रंग का उपयोग किया जाता है? चैप्टर नंबर 3 ही है ये, अभी भी चैप्टर नंबर 3 ही चल रहा है, और ये जो बर्तन है वो काले और लाल रंग के होते हैं। यानी बर्तनों का जो रंग होता है, जो मिट्टी के बर्तन है उनका रंग या तो काला या लाल होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, 7000 साल पहले कहां से कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? 7000 साल पहले मेहरगढ़ से हमें जो है वो कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कपास की खेती, मेहरगढ़ पाकिस्तान में चला गया, अब कहां चला गया है? पाकिस्तान में चला गया है। कहां से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहां से कपड़े के टुकड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। और किस स्थान से चांदी का एक फूलदान का ढक्कन, चांदी के फूलदान का ढक्कन, कुछ तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हमें जो है वो फूलदान का चांदी का ढक्कन प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहां से आयात किया जाता था? तो राजस्थान तथा पश्चिम एशिया देश ओमान से जो है वो तांबे का आयात किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में 3 धातु, देखिए हड़प्पा के लोग तांबा प्लस तीन को मिलाकर क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। क्या बनाते थे? कांसा। तो तांबा तो ये राजस्थान और पश्चिम देश ओमान से इंपोर्ट करते थे, जबकि टीन का इंपोर्ट ये करते थे आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। और सोने का आयात ये कहां से करते थे? तो जो वर्तमान कर्नाटक है वहां से ये सोने को इंपोर्ट करते थे, सोने का आयात करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुमूल्य पत्थर कहां से आयात करते थे? तो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। ये आपकी यूनिट नंबर यानी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं। 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके एनसीईआरटी के। 3 चैप्टर 1, 2, 3 के 1 लाइनर क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए, जहां आप 20,000, 30,000, 50,000 रुपए देकर कोचिंग करते हैं, अगर कोचिंग पे आप जाकर इस तरीके की डिमांड करते कि सर आप हमें ये पढ़ा दीजिए, या आपकी कोई मन की कोई पसंद की चीज है और आप वो कहते कि सर आप हमें ये पढ़ा दीजिए, तो शायद ही कोई ऐसी कोचिंग होती जो आपकी इस बात को इतना जल्दी सुन लेती। अगर ऐसा है तो आप बताइए कि नहीं सर हम इस कोचिंग में पढ़ते हैं और हमने इतनी फीस दी है और हमने कहा कि सर आप हमें एनसीईआरटी के 1 लाइनर क्वेश्चन करवाइए, और वहां के जो व्यवस्थापक थे उन्होंने तुरंत शिक्षक को आदेश दिया कि एनसीईआरटी करवाओ, और उन्होंने हमें एनसीईआरटी करवाना शुरू कर दिया। यानी पैसे देने के बाद भी आपको, क्योंकि मैं कोचिंग में पढ़ चुका हूं,
मुझे पता है कोचिंग में क्या है, हालांकि मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वहां पर एक जो सीधा सीधा तरीका है सिलेबस करवाना, बस सिलेबस करवाने के पहले और सिलेबस करवाने के बाद उनको कोई लेना देना नहीं है। तो बस यहां पढ़िए, आप चाहे तो कोचिंग में पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, बस मेहनत करिए और अपने लक्ष्यों को साकार कीजिए, अपने माता पिता के लक्ष्यों को साकार कीजिए, और इस धरती पर जन्म लिया है तो कुछ बेहतर कार्य करने का प्रयास कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय इसी सेशन में। इसके अलावा कल सुबह 8:30 बजे, 11 बजे भी आपसे मुलाकात होगी। निरंतर अभी 3 सेशन हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम और भी सेशन शुरू करेंगे। आपको अगर ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर पढ़कर आपको बेनिफिट होगा, तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस परिवार को और बड़ा कीजिए। अभी के लिए इतना ही। कल हम चैप्टर नंबर 4, 5, 6 को करेंगे और लगभग 4 दिनों में हम कक्षा 6 कंप्लीट कर देंगे। कक्षा 6 को हम 4 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। आपको मैं शुरुआत में जो बात कहा था, आज दोबारा दोहरा रहा हूं कि पहले आप खुद कक्षा 6 को पढ़िए, फिर देखिए कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो क्वेश्चन क्या वहां पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आपको लगेगा कि क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे आपका विश्वास मेरे प्रति बढ़ेगा और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आंख बंद कर मुझ पर भी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे और शिक्षक बंधु हैं, तो तर्क के साथ आप हम पे विश्वास कीजिए और हम सारी बातें तर्क के साथ ही करते हैं।